हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटूस मेडिका। आज की इस वीडियो में समझेंगे एक ऐसी एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जो सबसे ज़्यादा एंटी ट्यूबरकुलर दवा के रूप में यूज़ होता है। और यह एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन एंड अमिकासिन का भाई है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अमीनोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड आज मेरा 4 लेक्चर है। ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस स्ट्रेप्टोमाइसिन के फंक्शन के बारे में पहले समझेंगे, मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझेंगे, फिर यूजेस के बारे में समझेंगे। फंक्शन के बारे में समझेंगे पहले। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ज़्यादा असर करता है। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक है। और साथ में बैक्टीरिसाइडल है, मतलब डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी का कारण बनता है। और आगे है कि कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ज़्यादा असर करता है। वो कौन कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हम आगे बात करेंगे। तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का फंक्शन। अब समझेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिरकार स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया के ऊपर किस प्रकार काम करता है जिससे कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। मोड ऑफ एक्शन: स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियल 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है और गलत प्रोटीन बनता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाता है और इस प्रकार बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन। अब आगे समझेंगे इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का। ये दवा साधारण एंटीबायोटिक के रूप में यूज नहीं होता है, एंटी ट्यूबरकुलर दवा के रूप में। टीबी कैटेगरी टाइप 2, दोस्तों टीबी कैटेगरी टाइप 2 क्या होता है हम आगे बात करेंगे। तो टीबी कैटेगरी टाइप 2 टीबी के मरीज का ट्रीटमेंट में इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन एडल्ट को 750 mg या फिर 1000 mg IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन रोजाना ओडी या फिर बीडी, यानी कि रोजाना एक बार या फिर 2 बार 3 से 4 महीना दिया जाता है। अब सोचिए कि एंटी ट्यूबरकुलर दवा के रूप में यूज होता है और 3 से 4 महीना और रोजाना 1 या 2 बार मरीज को दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कितना खतरनाक होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर दवा के रूप में यूज तो होता ही है, लेकिन टीबी कैटेगरी टाइप 2 के पेशेंट में यूज किया जाता है। वो किस प्रकार होता है टीबी कैटेगरी टाइप 2 हम यहाँ पर समझते हैं। पहले टाइप 1 समझते हैं। कैटेगरी टाइप 1 इसका मतलब ये होता है कि किसी पेशेंट को फर्स्ट बार हुआ और लंग्स में हुआ, यानी कि फेफड़े में हुआ। इस टाइप के टीबी को क्या कहेंगे? कैटेगरी टाइप 1, यानी कि लंग्स में हुआ और फर्स्ट टाइम हुआ। और जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होता है वो इस बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज होता है, कैटेगरी टाइप 2। यह किस प्रकार होता है कि फर्स्ट बार पेशेंट को हुआ था और रिकवर भी हो गया था, क्योर भी हो गया था, लेकिन फिर से रिलैप्स कर गया, यानी कि सेकंड बार हो गया। तो इसको कहेंगे कैटेगरी टाइप 2, यानी कि सेकंड बार होना। और कैटेगरी टाइप 3 क्या होता है? ये कहीं और होता है, यानी कि पेशेंट को टीबी हुआ है लेकिन लंग्स में नहीं हुआ है, ये बॉडी के कहीं और हुआ है। इसको बोलेंगे कैटेगरी टाइप 3। ये था एंटी ट्यूबरकुलर दवा के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे यूज होता है आगे जानेंगे। जीआई सीवियर डायरिया, दोस्तों जो डायरिया होता है वो कॉमन सिजिला बैक्टीरिया से होता है और सिजिला बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसी के कारण डायरिया का कारण बनता है। डायरिया में भी यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का और बहुत ही बढ़िया एक्शन है इस बैक्टीरिया के खिलाफ और रिजल्ट भी अच्छा है। एंड आगे है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण बनता है। इसका फुल फॉर्म होता है इसेरेशिया कोलाई, यह भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। यूरिन इन्फेक्शन में पेशेंट को यूरिन पास करते समय जलन होता है, दर्द होता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। इस केस में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का अच्छा एक्शन है, अच्छा रिजल्ट है।
आगे है RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है निमोनिया। निमोनिया में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज है और अच्छा रिजल्ट भी है। अब आगे है न्यूनेटाल मेनिनजाइटिस, यानी कि न्यूनेटाल में मेनिनजाइटिस का बीमारी होना, उस केस में भी यूज होता है। तो ये था दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का कॉमन यूज जो हम आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा हर एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में यूज कर सकता है। अब आगे समझेंगे कि मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का कौन सा ब्रांड है। तो हमारा ब्रांड है एम्बिस्ट्रेन एस, एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा और भी ब्रांड है जो एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड अवेलेबल रहता है, मिलता है। समझेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का किस किस स्ट्रेंथ में इंजेक्शन आता है। एक नंबर में है एम्बिस्ट्रीन एस 500 mg, एमआरपी की बात करें तो अप्रोक्स 6 रुपीज पड़ता है, 6 रुपये पड़ता है। और 2 नंबर में है एम्बिस्ट्रीन एस 750 mg, एमआरपी की बात करें तो 11 रुपये पड़ता है, 11 रुपीज। 3 नंबर में है एम्बिस्ट्रीन एस 1000 mg, एमआरपी की बात करें तो 15 रुपये, अप्रोक्स 15 रुपीज पड़ता है। दोस्तों ये है स्ट्रेंथ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का। आगे डोज के बारे में जानेंगे तो 1000 mg ओडी या फिर बीडी, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना सीवियरिटी केस हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। 1000 mg भी दिया जा सकता है, 500 mg भी दिया जा सकता है। ओडी यानी कि दिन में एक बार भी दिया जा सकता है एंड 2 बार भी दिया जा सकता है। ऑल्डर चाइल्ड का जो डोज होता है वो 500 mg ओडी या फिर बीडी। इन्फेंट को डोज क्या होगा, तो इन्फेंट को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। 15 mg पर केजी पर डे इन्फेंट को दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप एंटीबायोटिक। दोस्तों अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का मेडिसिन से जो साइड इफेक्ट होता है वो बेसिकली 2 टाइप का साइड इफेक्ट होता है। पहला है ऑटोटॉक्सिसिटी एंड दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो पहले जानेंगे ऑटोटॉक्सिसिटी को। ऑटोटॉक्सिसिटी, जो नर्व इनर कान से ब्रेन को जोड़कर रखता है उस नर्व को एट्रोक्रेनियल या ऑडियोटरी नर्व कहा जाता है। एक प्रकार का नर्व होता है जो हमारे कान से ब्रेन तक को जोड़कर रखता है। इस नर्व को क्या कहते हैं, एट्रोक्रेनियल या फिर ऑडियोटरी नर्व कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है आगे समझते हैं। हमारे कान हमारे बॉडी के लिए 2 फंक्शन करता है। पहला है ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर कोई बात आप हमको बोलें तो उस बात को हमारा कान सुनता है और उस नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचाता है। एंड आगे है ऑर्गन ऑफ बैलेंस, मतलब कि जब हम चलते हैं तो हमारा बैलेंस को मेंटेन रखता है, मेंटेन करता है, बैलेंस को डिस्टर्ब होने से बचाता है। अगर यह नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हमारा बैलेंस में डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, शराब का सेवन करता है तो उसका बैलेंस में एक प्रकार का लड़खड़ाहट होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा भी बैलेंस में हो सकता है। ऐसा देखने से पता चलेगा जैसे यह व्यक्ति शराब पी रखा हो, मताल की तरह उसका चाल होता है। आगे है कि अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का दवा से इनर ईयर का नुकसान हो सकता है, जिससे कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है, जो अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। और डिफनेस हो सकता है, मतलब कि बहरापन हो सकता है। ये जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग ये डिफनेस हो सकता है। इस ग्रुप का सभी दवा में ये साइड इफेक्ट है, वो चाहे जेंटामाइसिन हो, अमीकासिन हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो या फिर नेटिलमिसिन हो या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से कोई भी बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल मेडिसिन हो, ये सब साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जिन सबको बैलेंस डिसऑर्डर या डिफनेस की समस्या है उन सबको नहीं देना चाहिए। जिन सबको ऑलरेडी बहरापन की समस्या है, बैलेंस में डिस्टर्बनेस है, उन सबको अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए, इंजेक्टेबल मेडिसिन नहीं देना चाहिए। आगे है कि उम्र जितना ज्यादा रहता है अमीनोग्लाइकोसाइड से ये सब साइड इफेक्ट उतना ही ज्यादा रहता है। यानी कि उम्र जितना ज्यादा रहेगा उन सबको ये सब साइड इफेक्ट होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बॉडी के हर एक नर्व, सेल या फिर ऑर्गन सब कुछ धीरे धीरे वीकनेस होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए अमीनोग्लाइकोसाइड से ये सब साइड इफेक्ट उतना ही ज्यादा रहता है, क्योंकि बूढ़े इंसान का ईयर इनर ऐसे ही कमजोर रहता है। जब बॉडी का हर एक ऑर्गन कमजोर हो रहा है तो ईयर इनर भी कमजोर होगा। बल्कि बच्चों में, जवानी में ये साइड इफेक्ट कम दिखाई देता है। बच्चों और जवानी में कम दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों और जवानी में जो उसका बॉडी का ऑर्गन है
वो सब स्ट्रॉन्ग रहता है, कमजोर नहीं रहता है। इसलिए ये सब साइड इफेक्ट कम दिखाई देता है बच्चों और जवानी में। रिमेंबर, नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए कोई नर्व एक बार खराब हो जाता है तो और तैयार नहीं होता है। दोस्तों, बॉडी के अंदर कोई भी नर्व सेल एक बार अगर डैमेज हो गया तो और वो दोबारा रिपेयर नहीं होता है। अब समझेंगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी कि किडनी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का दवा से ग्लूमेरुलोज डैमेज होता है। ग्लूमेरुलोज क्या है? तो किडनी के अंदर ग्लूमेरुलोज पाया जाता है। वही है कि अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का दवा से ग्लूमेरुलोज डैमेज होता है। डैमेज होते रहने से रिनाल फेलियर शुरू हो जाता है। अगर लगातार किडनी के अंदर ग्लूमेरुलोज पाए जाने वाला डैमेज होते रहेगा तो किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, इसलिए किडनी फेलियर के मोड में जा सकता है। रिनाल फेल्यूर शुरू हो जाता है, बॉडी में नमक और पानी जमते रहता है, जिससे कि ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ते रहता है। दोस्तों, जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा तो बॉडी में क्या होगा? नमक और पानी जमना शुरू हो जाएगा, जिससे कि ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ते रहता है। जिनका किडनी बीमारी या किडनी बीमारी का हिस्ट्री है या पेशेंट डिहाइड्रेशन है, इन सबको किडनी डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है। आगे है नोट, किडनी का नुकसान जेंटामाइसिन से अमीकासिन में कम होता है। दोस्तों, जेंटामाइसिन और अमीकासिन दोनों भाई है, अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला इंजेक्टेबल मेडिसिन है, लेकिन जेंटामाइसिन से 10 गुना पावरफुल अमीकासिन है। उसके बावजूद भी अमीकासिन से किडनी में ये साइड इफेक्ट कम होता है, जबकि जेंटामाइसिन से साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एंड आगे हम समझेंगे कि स्पेशल प्रिकॉशन क्या है अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का इंजेक्टेबल मेडिसिन का। तो प्रेग्नेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऐसी महिला जो गर्भवती है उन सबको अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला इंजेक्टेबल मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जिन सबको कम सुनाई देता है उन सबको नहीं देना चाहिए। जिन सबको कम सुनाई देता है उन सबको ऑलरेडी ईयर इनर खराब रहता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। आगे है लिवर फंक्शन ठीक ना रहना, ज्यादा बुखार एवं बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका रहने से ऑटोटॉक्सिसिटी का संभावना ज्यादा रहता है। आगे है कि मसल रिलैक्सेशन ग्रुप का दवा एवं न्यूरो ब्लॉकिंग के साथ क्लोरजोक्साजन इत्यादि के साथ इस ग्रुप का दवा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन सबका मसल में क्रैम्प्स होता है, मसल्स में स्टिफनेस रहता है और उसके साथ दर्द रहता है, उन सबको एनएसएआईडी ग्रुप का दवा जो कि क्लोरजोक्साजन, इसके अलावा और भी दवा है, यह क्लोरजोक्साजन एक मसल रिलैक्सेशन मेडिसिन है। तो जिन सबको क्लोरजोक्साजन मेडिसिन चलता है उन सबको अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का दवा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जितना भी साइड इफेक्ट हम डिटेल्स में एक्सप्लेन किए, अगर शॉर्ट में देखा जाए कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड का जो साइड इफेक्ट है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर डैमेज एट द क्रेनियल नर्व डैमेज, नर्व इंजरी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ग्लूमेरुलोज और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।